बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today's topic of discussion is forensic autopsy and the autopsy suite। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पार्ट वन के अंदर तकरीबन हमने पूरे ऑटोप्सी प्रोसीजर को कवर कर लिया था। तो इस वीडियो में हम जिस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट है लाइक फोरेंसिक ऑटोप्सी सर्टिफिकेट है, नेगेटिव ऑटोप्सी होती है और एक्सह्यूमेशन है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पार्ट वन को भी देख लेना। ये सारी वीडियोस आपको NRA फोरेंसिक मेडिसिन रिवीजन के अंदर मिल जाएगी, तो ये प्लेलिस्ट को आप देख लेना। आपने ऑटोप्सी भी कर लिया है, अब ऑटोप्सी करने के बाद सर्टिफिकेट बनाना है। सर्टिफिकेट क्यों बनाया जाता है? ताकि जो ऑटोप्सी का मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसको फुलफिल किया जा सके। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फोरेंसिक ऑटोप्सी सर्टिफिकेट है उसके कितने पोर्शन होते हैं और कौन से पोर्शन में क्या लिखा जाता है। तो ऑटोप्सी सर्टिफिकेट के 3 पोर्शन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पोर्शन के अंदर उस डिजीज़ का बायोडाटा, नाम, नंबर और पुलिस स्टेशन ऑफ कांस्टेबल है, और जो 2 पर्सन जिसने इसकी आइडेंटिफिकेशन की थी, या तो पुलिस ने उसकी आइडेंटिफिकेशन की थी या उसके कोई रिलेटिव थे, उन 2 रिलेटिव के नाम और इनकी कोई 2 मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, इन दोनों को नोट करना है। तो पहले पोर्शन के अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है डिजीज़ के बारे में, पुलिस के बारे में और रिलेटिव के बारे में जिसने उसको आइडेंटिफाई किया है। सेकंड पोर्शन के अंदर सारी एक्सटर्नल और इंटरनल फाइंडिंग लिखी होती है जो किसी ट्रॉमा को, इंटॉक्सिकेशन को बता रही होती है, और ये फाइंडिंग आपको ग्रॉस एग्जामिनेशन से मिलती है या हिस्टोलॉजिकल या टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन से मिलती है। थर्ड पोर्शन के अंदर आपने अपना कंक्लूजन और ओपिनियन देना है, और कोशिश करना है कि जो लैंग्वेज है वो सिंपल हो, टेक्निकल लैंग्वेज को अवॉइड करना है। ओके, स्पेसिफिकली इन द लास्ट पोर्शन कंक्लूजन के अंदर टेक्निकल लैंग्वेज को अवॉइड करना है। जो आपने सेकंड पोर्शन के अंदर फाइंडिंग्स को नोट किया था, जो मे भी टेक्निकल हो सकती है, बस उसको नॉन टेक्निकल मैनर के अंदर यहाँ पे थर्ड पोर्शन में लिख देना है और अपना फाइनल ओपिनियन और सिग्नेचर करके इसको एंड कर देना है। तो ये फोरेंसिक ऑटोप्सी सर्टिफिकेट है। बाज़ औक़ात आप ऑटोप्सी वगैरह कर लेते हो, पूरी ऑटोप्सी करने के बावजूद भी आपको कुछ भी नहीं मिलता, यानी कंप्लीट ऑटोप्सी कर ली है, केमिकल एग्जामिनेशन भी कर लिया है, हिस्टोपैथोलॉजिकल और बायोकेमिकल एनालिसिस करने के बावजूद भी आपको कॉज ऑफ डेथ नहीं मिला, तो ऐसी ऑटोप्सी को नेगेटिव ऑटोप्सी या अननोन ऑटोप्सी या अनडिटरमिन्ड ऑटोप्सी या ऑब्सक्योर ऑटोप्सी या अनरिवार्डिंग ऑटोप्सी बहुत कहा जाता है। जो नेगेटिव ऑटोप्सी है उसके क्या कॉजेस होते हैं? कभी कभार ऑटोप्सी किसी हिस्ट्री के बगैर कील कर ली जाती है, या मेडिकल एग्जामिनर की ट्रेनिंग नहीं होती, या एग्जामिनेशन में वो वक्फा ले रहा होता है एक्सटर्नल, इंटरनल और लेबॉर्ट्री में। लेबॉर्ट्री वाले को भी 2 में डिवाइड कर देते हैं, या टॉक्सिकोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल, या इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा या डिजीज़ है, या ट्रॉमा किसी कॉन्सील्ड साइट पे होता है, छुपी हुई साइट पे होता है, हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो ऑटोप्सी विदाउट एडिक्वेट हिस्ट्री, तो इसका मिमोनिक होता है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक तो अप्लाई होगी नहीं, तो मिमोनिक ही अप्लाई होगी, तो उसका मिमोनिक होता है पेव। पी से निमोथोरैक्स, ए से एनाफिलैक्टिक शॉक, वी से वैगल इनहिबिशन, ई से एपिलेप्सी, लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल एग्जामिनर, तो इसका मिमोनिक होता है CID, क्योंकि CID ऑटोप्सी वगैरह कंफर्म कराती है। तो कोरोनरी स्पैज़म, इस्केमिक हार्ट डिजीज और डिस्टल कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन है। फिर इसके बाद है लैप्सेस इन द एग्जामिनेशन, तो एक्सटर्नल, इंटरनल। अब जो एक्सटर्नल का जो मिमोनिक होता है उसका मिमोनिक है साइड। ओके, ऐसे होगा स्नेक्स, स्पाइडर, स्कॉर्पियन वगैरह। ओके, आई से इंट्राकार्डिक इंजेक्शन है, डी से ड्रग एडिक्शन है, ई से इलेक्ट्रोक्यूशन होता है। इंटरनल के अंदर ABCD आ जाएगा। ओके, तो ए से हो जाएगा एयर एम्बोलिज्म, बी से वैसे कुछ नहीं बनता, तो बी को पी बना दो, निमोथोरैक्स है। ओके, सी से कोरोनरी स्पैज़म है, और डी से डिस्टल कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन है। तो जो डिस्टल आर्टरी कोरोनरी ऑक्लूजन और कोरोनरी स्पैज़म नोट करना, ये इसमें भी आ रहे थे। निमोथोरैक्स ये ऑटोप्सी विदाउट एडुकेट हिस्ट्री में भी आ रहा है, तो ये रिपीट हो गए, ध्यान से आप करना इसको। इसके बाद लेबॉर्ट्री और हिस्टोलॉजिकल है, इसमें फॉल्टी या नेगेटिव रिजल्ट वगैरह आ सकती है, चाहे वो हिस्टोलॉजिकल है चाहे वो टॉक्सिकोलॉजिकल है। नेक्स्ट है इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा और डिजीज, इसमें कंकशन है, फैट और एयर एम्बोलिज्म है, डिलीरियम, मायोकार्डाइटिस या SA नोड, AB नोड, बंडल ऑफ इसकी पैथोलॉजी हो सकती है। लास्ट में कभी कभार ट्रॉमा किसी कॉन्सील्ड साइट पे होता है, हमें नजर ही नहीं आ रहा होता, लाइक फायर आर्म की इंजरी या नॉस्ट्रिल के अंदर, या एटलेंटो एक्सियल जॉइंट का डिसलोकेशन होता है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है। ओके, तो ये ट्रॉमा एट द कॉन्सील्ड साइट है, इसके अंदर आता होता है। ठीक है, तो अभी डॉक्यूमेंटेशन होती है ऑफ द इलिसिट फाइंडिंग ड्यूरिंग द ऑटोप्सी है। ये टॉपिक वगैरह इतना खास करना नहीं है, इसको छोड़ो, स्केचेस वगैरह बना के देती है, ये भी नहीं करना। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सह्यूमेशन है। एक्सह्यूमेशन का सवाल एग्जाम में 4-5 मरतबा पूछा जाता है। एक्सह्यूमेशन में कभी कभार ऐसा होता है कि जो केस हमें पुलिस के पास आया था वो रिलेटिवली इतना सिंपल सा था, शायद सुसाइड का केस था, तो कह दिया कि केस क्लियर है, उसको दफना दिया, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें तो कोई गड़बड़ है, तो वापस कवर खोद के निकालना पड़ा। तो जो लॉफुल डिगिंग आउट ऑफ डेड बॉडी, कि किसी भी डेड बॉडी को जिसको पहले बरी कर दिया था उसको उस कबर से निकालना फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, तो उसको बोलते हैं एक्सह्यूमेशन। एक्सह्यूमेशन के लिए प्रॉपर लीगल अथॉरिटी लेटर चाहिए जो मिलता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। ओके, ठीक हो गया।
जो आगे मजिस्ट्रेट को नॉमिनेट करेगा ताकि वो एक्सक्यूमेशन की फॉर्मेलिटीज़ को सुपरवाइज कर सके। जो स्टैट्यूट लॉ होता है वो इसके बारे में साइलेंट होता है कि किस टाइम करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी भी टाइम वगैरह की जा सकती है। वैसे कहा जाता है कि जो सॉफ्ट टिश्यू होती है डेड बॉडी के वो 5 साल लेते होते हैं, जबकि चिल्ड्रन की बॉडी अब 2.5 ईयर्स लेती है फॉर डिकम्पोजिशन। लेकिन जो बोनी फ्रेमवर्क होते हैं डिकम्पोज नहीं होते। इंडो पाक यानी इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, यानी किसी भी टाइम कब्र खुदवा कर, लेकिन कोई ना कोई लीगल अथॉरिटी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है या एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट है, वहाँ से लीगल अथॉरिटी लेटर होना चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर एक बात लिखी है कि डेड बॉडी हैज़ बीन इन अ ग्रेव फॉर मोर देन 3 वीक्स है। तो इस केस में अब ये नोट कर लेना, एक्सह्यूमेशन से रिलेटेड पॉइंट है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले आपने नेसेसरी प्रिपरेशन कर लेनी है, सारा सामान तैयार कर लेना है। ओके, ग्रेव की आइडेंटिफिकेशन करनी है बाय ग्रेव यार्ड, कि जो ग्रेव यार्ड का चौकीदार था, ग्रेव डिगर था, रिलेटिव्स थे या फ्रेंड्स थे उस डेड बॉडी के कॉर्प्स के, तो उससे आइडेंटिफिकेशन करनी है। फिर उसकी रिमूवल आइडेंटिफिकेशन है दोबारा से। ओके, इसके बाद सैंपल की कलेक्शन करनी है फ्रॉम द अर्थ। अब जो सैंपल की कलेक्शन होती है वो ग्रेव के ऊपर से, ठीक, डेड बॉडी के ऊपर से, डेड बॉडी के नीचे से, डेड बॉडी के साइड से, और एक कंट्रोल सैंपल भी लेके जाया जा सकता होता है। ठीक है, कभी कभार जब ग्रेव को ओपन करते हैं, कभी कभार नहीं, वैसे मोस्टली होता है, तो वहाँ से क्या निकलती है, गंदी गंदी गैसेज निकलती है, तो फिर उनके लिए रास्ता पूरा छोड़ देना ताकि वो यहाँ से निकल जाए। ठीक हो गया। ओके, तो ये तो बता दिया आपको मैंने प्रोसीजर। अब इसकी कुछ बता रहे हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कॉज ऑफ डेथ का पता चलाना क्रिमिनल केसेस में और सिविल केसेस में। क्रिमिनल केसेस में कॉज और मैनर का पता चलाना, जब फूल प्ले किया गया हो, यानी किसी ने कोई नेगेटिव कोई प्रैक्टिस की गई है, या फिर पहले सुसाइड का केस था या सुसाइड का समझ के दफना दिया था लेकिन वो होमिसाइड का निकला, तो इस केस में की जाती है। क्रिमिनल अबॉर्शन या क्रिमिनल नेग्लिजेंस वाले केस में की जाती है। ओके, ठीक हो गया। यहाँ पे जो सैंपल होता है वो अर्थ का और कॉफिन के वुड का लिया जाता है, और जो अर्थ के सैंपल होती है ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं से, और कंट्रोल सैंपल भी लिए जा सकते हैं। जो एक्सह्यूमेशन के रिजल्ट होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि जो ड्यूरेशन कितना था, यानी जो टाइम लैप्स होता है जब उसकी मौत हुई थी और जब इसकी एक्सह्यूमेशन है, तो जो टाइम लैप्स है वो सबसे बड़ा लिमिटेशन होती है। एग्जाम में कभी कभार लिमिटेशन में पूछी जाती है। तो पहले लिमिटेशन है कि जो टाइम लैप्स होता है डेथ और एक्सह्यूमेशन के दरमियान में, तो वो डेथ बॉडी की डिकम्पोजिशन करवा देता है, जिसकी वजह से हिस्टोपैथोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजिकल फाइंडिंग लॉस हो जाती है। पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट क्रिएट हो जाएंगे, इन्वायरमेंटल और डिजीज कंडीशंस होती है, टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन लॉस्ट हो जाता है, या जो पर्सन था वो इनएक्सपीरियंस था, अनट्रेंड था, तो इस केस में वो सही तरह कर नहीं पाएगा। तो ये इसकी लिमिटेशंस होती है एक्सह्यूमेशन की। ओके, तो लास्ट में इतना बड़ा पूरा स्केच बना पड़ा है ऑटोप्सी वाले का। ओके, तो यहाँ पर हम चलो इसको रीड करने की कोशिश करते हैं कि डेड बॉडी को सबसे पहले सस्पिशियस डेथ का पता चलाएंगे, या तो पब्लिक के रिलेटिव बताएगा, या पुलिस ने या हॉस्पिटल स्टाफ ने ढूंढ के पता चलाया कोई सस्पिशियस डेथ है। वो सस्पिशियस डेथ पुलिस के पास आ गई है, तो पुलिस पहले प्रीलिमिनरी स्टेप्स करेगी इंक्वायरी के, कि पहले कॉर्प्स को ले लेगी, साथ वाले एरिया को सील करेगी, कॉर्प्स की आइडेंटिफिकेशन करेगी, जो आई विटनेस है उनका सुमन लेगी, उनको उनका यानी बयान वगैरह लेंगे, सर्कमस्टांशियल एविडेंस को कलेक्ट करेंगे, डिसीजन करेंगे टॉप्सी करनी या नहीं करनी। अगर ऑटोप्सी नहीं करनी तो फिर डेड बॉडी को वापस कर देंगे। अगर ऑटोप्सी करनी है तो वही प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज़ है, रिकॉर्डिंग वगैरह है, फिर ऑटोप्सी के लिए कॉर्प्स को फॉरेंसिक मेडिकल एग्जामिनर के हवाले कर देंगे, वो आगे प्रीलिमिनरी रिपोर्ट वगैरह को पूरा करेगा। ठीक है, फिर वो ऑटोप्सी फाइंडिंग है, फिर ऑटोप्सी हो जाएगी, ऑटोप्सी की फाइंडिंग है, लाइक क्रॉस के ऊपर फिजिक्स स्टेट है, पोस्टमार्टम स्टेटस है, कैडावरिक स्पैज़म है, एक्सटर्नल ट्रॉमा है, बॉडी कैविटीज़ के अंदर क्या चीज़ें हैं। फाइनली ऑटोप्सी का सर्टिफिकेट बनाएगा, वापस दे देगा, और फाइनल ऑटोप्सी का सर्टिफिकेट बनेगा, कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। अगर अगर किसी को दफना दिया तो फिर एक्सह्यूमेशन होती है, सेकंड ऑटोप्सी की जाती है, उसके लिए कोई ना कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लीगल अथॉरिटी लेटर लिया जाता है, और फाइनली पब्लिक को दे दिया जाता है, नहीं सॉरी पुलिस को दे दिया जाता है फॉर लोकेट प्रोटेक्शन और डिसइंटर्ड ग्रेव, यानी वापस दफना दिया जाता है अंडर मजिस्ट्रेट सुपरविजन। तो हमने चैप्टर नंबर 11 को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है, फोरेंसिक ऑटोप्सी की डेफिनेशन, ऑटोप्सी की टाइप्स क्या होती है, फोरेंसिक ऑटोप्सी और मेडिकल ऑटोप्सी में डिफरेंस क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट, वैसे इंस्ट्रूमेंट कभी कभार पूछे जाते हैं, ये प्रिकॉशंस है, रिकॉर्डिंग ऑटोप्सी के प्रोसीजर या स्टेप्स क्या होते हैं, नेगेटिव ऑटोप्सी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और लास्ट है एक्सह्यूमेशन। तो ये 4-5 चीज़ें चैप्टर से पूछी जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।